नमस्कार। आज आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी का क्राइम फ्री भारत के इस पटल पर, इस मिशन पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अत्यंत ही हर्ष महसूस कर रहा हूं आचार्य जी को इंट्रोड्यूस करते हुए। आचार्य जी अ, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यदि आप विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, और विवेकानंद जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट में रिलीजन के ऊपर बातचीत की थी, तो हमारे आचार्य लोकेश जी भी उनके ही चरित्रों पर चलते हुए उन्होंने भी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को जो है उद्बोधित किया है। और आप जो है बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही कहना चाहिए कि डेडिकेटेड जो है आचार्य हैं। आप ही बहुत ही मुखर हैं। आप बहुत सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया है। आपको आपने 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा की है, जिससे कि आप यह संदेश सभी तक पहुंचा पाए। आप जो है थिंकर हैं, पोएट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। आपने न केवल जो है रिलीजन पर, बट नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग पर बहुत ध्यान दिया है। आपको जो है नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। यूनाइटेड पीस जो है फेडरेशन है, उसके द्वारा आपको एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड दिया गया है, जो कि लंदन पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया है। और यूनाइटेड नेशंस ने आपको जो है अवार्ड दिया हुआ है, और ऑनर ऑफ जो है गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के द्वारा अवार्ड दिया गया है। आप जो है आपको 2 बार जो है मेयर का जो है भी जो है कहना चाहिए ऑनर दिया गया है। आप मास्टर हैं मेडिटेशन में, योगा में, पीस फाउंडेशन में। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आपने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट्री को एड्रेस किया है, यूएनओ को एड्रेस किया है, लंदन पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। ऐसी विभूति को पाकर क्राइम फ्री भारत मिशन अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी को साय हृदय से जो है ना धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और इस परिचर्चा से निश्चित तौर पर जो है भारत को, क्राइम फ्री भारत मिशन को और राष्ट्र को एक अच्छा चरित्र स्थापित करने का मौका मिलेगा। क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में 2 शब्द कह के जल्दी से जो है समय ना गंवाते हुए आचार्य जी से कुछ बातें पूछेंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, यह टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है, जिसमें कि 21 टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। और इसमें 5 सर्टेनिटीज दी जा रही हैं, जैसे सर्टेनिटीज ऑफ रिपोर्टिंग विदाउट इवन विजिटिंग थाना, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी दी गई हैं, जिसमें कि जो आम जनता को जो है कानून के तहत जो जिम्मेवारी दी गई है, सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत, सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत, उसको निर्वहन करने के लिए एक क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे कि वो विभिन्न वायलेशन के एविडेंस को कैप्चर कर पाएंगे, और वो जो है सम्मन्स वारंट की तामीली में मदद कर पाएंगे। वह जो है एक्सपर्ट के बतौर रियल टाइम बेसिस पे क्राइम जो है ना इन्वेस्टिगेशन में मदद कर पाएंगे, और क्राइम जो है के रिलेटेड जो टास्क है उसको पूरा कर पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन उनके अपने व्यवसायिक कार्य में भी मदद करेगा। इस तरीके से 5 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो आम जनता को उपलब्ध होंगी, और ये इतनी पावरफुल होंगी कि जो पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, it will be influenced by at least 3 times or more. Whole nation will become healthy, wealthy and rich.
क्राइम फ्री भारत मिशन बहुत सारे जो है भारताज पे काम कर रहा है। जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, ग्रीन, हर्बल, केमिकल, मेडिसिन फ्री, न्यूट्रिशन रिच, हेल्दी भारत, मिल्क रिच भारत, जिसमें कि काऊ का जो है काऊ मदर का वो का स्वरूप लिया गया है, जहाँ पे कि काऊ डंग जो गोबर है उसमें मैथोलॉजिकली जो लक्ष्मी विराजत हैं, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। मंत्राज का जो है हर्ब्स का गाय के दूध पे क्या असर होगा, और ऐसे मिल्क रिच जो है ना भारत से जो है ना स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। ऐसे ही जैसे काऊ है और मिल्क है, ऐसे ही हनी रिच भारत की बात की गई है, ग्राउंड रिच वाटर की बात की गई है, नारी सम्मान की बात कही गई है, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स जो है ना मुक्त भारत की बात कही गई है, इलीगल हथियार युक्त जो है ना मुक्त भारत की बात कही गई है। और इन सब के लिए बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी और पावरफुल टूल्स डेवलप किए गए हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहूंगा। तो दो शब्द आप क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में कहें, एंड इसके बाद जो है फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि आपके ज्ञानवाणी से क्राइम फ्री भारत मिशन को और जनता एट लार्ज को बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं मैथिली शरण गुप्ता जी, जो प्रेसिडेंट सीएपी क्राइम फ्री भारत के और हमारे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश, उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं कि वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर क्राइम फ्री भारत, मैं समझता हूं इससे और कोई सुंदर सपना नहीं हो सकता। जिस देश से, जिस समाज से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, उस समाज और देश के प्रति हम अपना कर्तव्य, हम अपना दायित्व, हम अपना धर्म निर्वाह करते हुए देश की अगर कुछ सेवा कर सकें, इस दिशा में मैं समझता हूं पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त जी ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है समूह देशवासियों के सामने। और इसी तरह से ये 130 करोड़ की आबादी में सभी इसी तरह अगर सोचने लग जाए, तो जैसा कहा भी है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सचमुच में बहुत ही अद्भुत और सराहनीय कार्य है। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे दोनों। मैं बहुत बहुत क्राइम फ्री भारत मूवमेंट के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। क्राइम फ्री भारत का ऐसा सोचना है कि स्पिरिचुअलिटी और क्राइम फ्री भारत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। क्राइम फ्री भारत मिशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जो कि इसमें 21 टेक्नोलॉजीज हैं, पूरी जनता का उपयोग करते हुए, एक्सपर्ट्स का उपयोग करते हुए बाहर से ऐसा ताना बाना बुन रहा है जिसके कारण जो है अपराध करना, नियमों का उल्लंघन करना भविष्य में एक ऑप्शन नहीं बचेगा। और उसके कारण धीरे धीरे आदतें, स्वभाव और चरित्र में परिवर्तन आएगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन बाहर से अंदर तक की यात्रा कर रहा है, चरित्र और करेक्टर में परिवर्तन ला रहा है। और मेरी छोटी समझ के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी भी सीधे आदमी के अंदर प्रवेश करती है, उसको अंदर से जो है ना बदल देती है, और वो अंदर से बदलाव धीरे धीरे उसके बाहरी चरित्र में, बाहरी स्वभाव में, बाहरी इंटरेक्शन में दिखाई देने लग जाता है। तो एक जो है वो बाहर से अंदर की यात्रा है, दूसरी अंदर से बाहर की यात्रा है, जिनका एक बिंदु पर जाके समागम हो जाता है, जिसको कहते हैं चरित्र, स्वभाव, आदत। तो देखा जाए तो दोनों जो है मिशन का जो जुड़ाव और एक अंतिम लक्ष्य है, वो एक अच्छे नेशनल कैरेक्टर का निर्माण करना है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी और क्राइम फ्री भारत अपने अलग अलग मार्गों के द्वारा एक ही जो है अंतिम जो है उस पर पहुंचने की जो है ना लक्ष्य रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दो तत्व हैं क्राइम फ्री भारत के लिए महत्वपूर्ण। एक है व्यक्ति सुधार और दूसरा है व्यवस्था सुधार। व्यवस्था सुधार का काम प्रशासन का है और व्यक्ति सुधार में अध्यात्म के द्वारा बहुत बड़ा व्यक्ति की चेतना का रूपांतरित हो और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो। और मैं समझता हूं व्यक्ति और व्यवस्था दोनों के संवेद सुधार से जो क्राइम फ्री भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। किंतु उसके लिए हमें दोनों ही आयामों पे बहुत काम करने की जरूरत है, जिसकी चर्चा हम अभी आगामी प्रश्न उत्तर के दौरान करेंगे। क्या कहते हैं कि अपराध का जो जड़ है कहीं ना कहीं अन्याय में छिपी हुई है। तो जब व्यक्ति जो है अन्याय को झेलता है तो उसकी आत्मा अंदर से जो है वो दुखी हो जाती है और वो जो है फिर विद्रोह करती है। यही कारण है कि चंबल में जो डकैत हुआ करते थे उन्हें डकैत नहीं कहते थे, उन्हें बागी कहते थे। क्योंकि जब उन्होंने व्यवस्था ने उसका समर्थन नहीं किया, जब वो न्याय के लिए दर दर भटके तो उनको वो न्याय नहीं मिला और मजबूर हुए में उन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा के बगावत की, तो उनको बागी कहा गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय के लिए अन्याय के दरवाजे बंद करना या अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जो है ना कहीं लघुकृत करने की जरूरत है। और न्याय केवल न्याय ही ना हो बल्कि शीघ्र न्याय मिले। यदि ये व्यवस्था हो जाए तो अपराध को जो है ना रोकना बहुत ही आसान होगा। तो ये न्याय और अन्याय की यात्रा के बारे में आचार्य जी आपके क्या विचार हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं आंशिक रूप से, लेकिन सर्वांगीण रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे आपने, ये सच है कि जब न्याय नहीं मिलता है, व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो वो अपराध की दुनिया में जाता है, एक सच्चाई है। किंतु दूसरी सच्चाई ये भी है, ये चंबल का उदाहरण छोड़े, जिनका साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बहुत पेट भरा हुआ था, लेकिन देश को करोड़ों अरबों खरबों का चूना लगा करके विदेश भाग गए। मैं, आप समझ गए होंगे मैं जो इशारा कर रहा हूं। तो ऐसे के अंदर मूल हमें जड़ में जाकर के इस अपराध को ढूंढना होगा, रूट कॉज को ढूंढना होगा, जिसमें मेरी समझ में पहला रूट कॉज है हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि गणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। आज अपेक्षा इस बात की है कि प्राइमरी एजुकेशन से ही वैल्यू एजुकेशन को, हम पीस एजुकेशन के कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करें। आज एजुकेशन के द्वारा अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, और उसके लिए मुझे लगता है एजुकेशन ही एक वो जरिया है जिसके माध्यम से प्रारंभ से ही अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा एक कारण है अभाव का, गरीबी का। जब 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है तो बल बले का ईमान डिग जाता है। और इन दिनों में कोरोना काल के अंदर आर्थिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया की प्रभावित हुई है। और आप शायद, चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ रहे हैं, आप मेरे से अधिक जानते होंगे, इन दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, छीना झपटी बढ़ गई है। तो ऐसे के अंदर, और तीसरी बात की और जो मैं आपसे इशारा करना चाहूंगा कि न्याय अन्याय की बात कही, अभाव की बात कही, एजुकेशन की बात कही हमने, इसी तरह से सर्वांगीण रूप से हम अगर प्रयास करेंगे। और एक कारण और है, मैंने कुछ वर्षों पूर्व अजमेर की जेल में शिविर लगाया था और कैंप लगाया, और मैं जेल में ही रहा, जेल के टुक्कड़ खाए। और उस समय वहां के जेल के डीआईजी होते थे श्याम सुंदर बिस्सा जी। मैंने देखा जेल में कई चेहरे से अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग, जिसे हम कह सकते हैं चेहरा देख करके कि ये तो कोई अच्छे घर घराने का व्यक्ति होगा,
मेरे मन में प्रश्न आया, ये जेल की सलाखों के पीछे ऐसे चेहरे क्यों आ गए? मैंने उनकी इजाजत लेकर के कैदियों से संवाद किया। दो कारण, एक गुस्सा और दूसरा नशा। ये इसमें हमारा रीजनिंग माइंड खत्म हो जाता है, विवेक की चेतना लुप्त हो जाती है, चाहे नशा हो चाहे गुस्सा हो। तो इस पार्ट पर भी कैसे हम लोगों को नशा मुक्त बनाएं, एंगर मैनेजमेंट, जैसे मैं आजकल शिविर लगाता हूं, कैंप लगाता हूं एंगर मैनेजमेंट का, है ना, तो उस तरह से हम सर्वांगीण रूप से कार्य करेंगे तो मुझे लगता है हम अधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने कहा है कि जो है कुछ अपराध जो है वो नीड बेस्ड होते हैं, कुछ अपराध ग्रीड बेस्ड होते हैं। और जो ग्रीड बेस्ड अपराध होते हैं उसमें जो है पैसा वो देश की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है, और कई बार अपराधी भी देश की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। और उस तरीके के अपराध में बहुत सारी साठ गांठ का भी लक्षण होता है। एजुकेशन के बारे में भी आपने बहुत ही सही कहा कि हमें शुरू से ही एजुकेशन की बात करना चाहिए। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें उसे दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक है कंटेंट और दूसरा है उसका लिविंग विद दैट कंटेंट। जब जो है कोई व्यक्ति जो है उस कंटेंट के साथ नहीं जी रहा है, वो दिखावे के लिए सिर्फ जो है ना पाठ पढ़ाया जा रहा है। हम कई बार जो है बहुत सारी शपथें आजकल लेने का बड़ा रिवाज हो गया है। जब एक भ्रष्ट आदमी जो है वो करप्शन फ्री के लिए जो है ना शपथ लेता है, तो वो जो है ना कोई एक अनुकूल वातावरण क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वो अपने आप में एक हास्यास्पद जो है ना पात्र की बतौर वहां दिखाई देता है। तो जब व्यवस्था इतनी बेहिया हो गई है, उसमें अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें ज्ञान के साथ वो मॉडल चाहिए जो उस ज्ञान को लिव कर रहे हो। यदि हम ज्ञान के साथ रहने वाले मॉडल के साथ यदि हम इच्छा देंगे और शिक्षा देंगे, तो उसका जो असर जो आप माननीय आचार्य जी कह रहे हैं, वो असर जो है वो दिखाई देगा। यदि हम अकेला ज्ञान पुस्तकों में छपा हुआ ज्ञान देंगे तो उसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो नॉलेजेबल तो होंगे लेकिन वो ज्ञानी नहीं होंगे। हमें नॉलेज ज्ञान नहीं, ज्ञानी चाहिए जिन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया। इसमें आपके क्या विचार हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं यह शिक्षा का अर्थ मैं करना चाहूंगा। हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो केवल सिद्धांत पर नहीं, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर जी की। और बच्चों को जब पढ़ाया जा रहा था ये पाठ का याद करने के लिए, और अगले दिन सभी बच्चों से पूछा गया कि पाठ याद है? लगभग सभी बच्चों ने कहा, छोटा सा पाठ था, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, बोल दिया। जब युधिष्ठिर जी का नंबर आया उन्होंने कहा पाठ याद नहीं हुआ। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अगले दिन पाठ याद करके आना। फिर अगले दिन भी याद नहीं हुआ, उन्हें गुस्सा आया, एक चांटा झड़ दिया, इतना सा छोटा सा पाठ याद नहीं किया। और उस समय वो कहते हैं मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बात है? बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर आए। मुझे अभी तक गुस्सा आता था, किंतु आज आपने जब चांटा जड़ा और मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं ये कह सकता हूं मुझे पाठ याद हो गया। शिक्षा का वाह, मतलब जो है केवल थ्योरेटिकल नहीं, केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यक्ति में बदलाव आता है प्रयोग से। कुछ वर्षों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मुझे जब मिले, मैंने उनसे भी ये निवेदन किया कि आप नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, फीस पे करते हैं। मैंने कहा मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है अपने प्रवचनों में, लेकिन अगर केवल उपदेश से व्यक्ति बदलता तो अब तक दुनिया कब की बदल गई होती। बदलाव केवल उपदेश से नहीं आता है, बदलाव प्रयोग से आता है। हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी वो प्रयोग आधारित थी। आज अपेक्षा इस बात की है कि प्रारंभ से ही उस अभिक्रम को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। और मैंने देखा है शिविरों के अंदर, कैंप के अंदर प्रयोग से बदलाव आता है। हम लोग नशे के लिए प्रयोग कराते हैं कान के आसपास, कैसा भी नशेड़ी हो, लेकिन बशर्ते अगर उसकी बदलने की इच्छा हो, प्रयोग करता है, व्यक्ति बदल जाता है। गुस्से के अंदर डीप ब्रीदिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग करवाता हूं, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो भयंकर गुस्सेल थे, गुस्से के कारण जिनके घर परिवार जो है नरक बन रहा था, किंतु उस प्रयोग से गुजरे और वो बिल्कुल
इसी तरह मुक्त हो गए। इसी तरह से तनाव है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रिलैक्सेशन का प्रयोग कराते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, व्यक्ति केवल सिद्धांत से नहीं बदलता है, व्यक्ति केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है और इसलिए उस क्रम को आज जोड़ने की आवश्यकता है। आचार्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और आपने नशे की बात कही है। आज जो है ना, देश का एक बड़ा अमला जो है वो नशे की लत से पीड़ित है। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है ना पूरे देश में जो है छा गया है। एक जो है ना सप्लाई चेन नेटवर्क बन गई है, जो छोटे छोटे स्कूलों में से लेके सब जगह जो है, पान ठेले से लेके हर जगह वो पुड़ियाँ वहां तक पहुंच जा रही हैं। और विभिन्न बहानों से जो है युवाओं को उसकी तरफ वो अट्रैक्ट किया जाता है, धीरे धीरे उनका वो लत का हिस्सा बन जाता है। तो सप्लाई चेन का पार्ट है, जो व्यवस्था है कई बार जो है जिसका काम उसको रोकना है, वो रोकने की बजाय उसको प्रेशर देके धन का अर्जन करने में लग जाता है, तो वो एक अपने आप में बड़ी विडंबना का स्वरूप ले लेता है। फिर इसका प्रोडक्शन से लेके सप्लाई चेन, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जा रही है, और उसका जो नार्को मनी और नार्को टेररिज्म का जो उसका स्वरूप बनता है, तो एक बड़ी बीभत्स जो है वो बनती है। और वो हमारे पूरे यूथ को स्पॉइल, पूरे जनरेशन को खराब करने का जो है का दायित्व कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमारे इतने परसेंट लोग युवा हैं, लेकिन क्या वो युवा इतने अच्छे हैं कि वो श्रम कर सकते हैं? मैंने देखा है कि अभी कुछ लोग जिनका जो कि मजदूरी है और मजदूर करने के लिए आते हैं, और मैंने देखा है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो दिन भर जो है ना 10 से लेके 5 बजे के बीच में श्रम कर पाए। और उनमें से बहुत सारे लोग तो जो है वो 10-11 बजे ही उनका शरीर जवाब दे देता है और वो बिना श्रम किए चले जाते हैं। तो यहाँ पे नशा है, दूसरा जो आपने कहा है भुखमरी है, तीसरी बात जो है शराब की लत है। और कुल मिला के जो है हमारा जो युवा है, जिसमें कि एनर्जी झलकना चाहिए, वो एनर्जी कहीं विलोपित हो रही है। तो हाउ हाउ वी शुड फाइट इट। एक तो हमारा मॉडल है जो उसको आइडेंटिफाई करके उसके तीनों चारों जो वो है उनको डिमोलिश कर सकता है। एंड देन जो ड्रग एंड नार्कोटिक्स से प्रभावित पीड़ित लोग हैं, उनको रिहेबिलिटेट करके, उनको ठीक करके काफी हद तक राहत पहुंचा सकता है। बट मुझे लगता है कि इसमें जो आपने कहा कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो जो कि बड़ा रोल अदा कर सकती है, और उस स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ नुस्खे भी जोड़ दिए जाएं, तो वो उस लत से जो है बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। तो आचार्य जी, आप बताइए कि आप चूंकि इतनी सारी जगह पे गए हैं, आप लंदन पार्लियामेंट में भी गए हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी गए हैं, और आपने जो है जो इंटर रिलीजन्स और इंटर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हेड किया, उसमें आप एडवाइजरी में भी हैं। तो एक ये ऐसी डायमेंशन है जो कि इंटरनेशनल अफेक्ट रखती है। तो और मैं आचार्य जी, आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी से इसे कैसे हैंडल किया जाए, और क्राइम फ्री भारत को और स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप कुछ नुस्खा इस बारे में देना चाहें तो बिल्कुल क्राइम फ्री भारत के लिए आपने जिन पहलुओं को छुआ बहुत ही तर्कसंगत है, वो बहुत ही आपके विचार जो है वो उपयोगी है। किंतु साथ में मैं एक क्रम और जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ भी आपने जिस नशे की बात कही कि इतना नशा आ रहा है और युवाओं को उससे आदी किया जा रहा है, इसमें भी जब हम रूट कॉज को पकड़ेंगे ना, यहाँ भी ग्रीड काम कर रहा है, यहाँ भी लालच काम कर रहा है, यहाँ पर भी लोभ की चेतना काम कर रही है। ये आदमी जो नशे का व्यवसाय करता है उसे भी पता है कि मैं मौत का सौदागर हूं, है ना, लेकिन वो क्यों करता है? क्योंकि उसके भीतर लोभ की चेतना है, लालच की चेतना है। तो जब तक अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, तब तक जो है बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। और आपने युवाओं की जो बात कही, निश्चित रूप से युवा का स्थान तो जैसे जो स्थान हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है,
अगर शरीर का स्पाइनल कॉर्ड लड़खड़ा जाए तो सारा शरीर लड़खड़ा जाता है। और किसी भी समाज और देश की युवा पीढ़ी अगर वो जो है प्रभावित हो जाए तो समूचा समाज और राष्ट्र प्रभावित होता है। हमारे देश की 2/3 से अधिक आबादी जब युवाओं की है, ऐसे के अंदर तो हमें 2 स्तरों पर कार्य करना होगा। एक तो मैं समझता हूं स्कूल कॉलेजों में सघन अभियान चलाया जाए, दूसरे में एजुकेशन के अंदर जो है इस प्रकार के तत्वों का पाठ्यक्रम हो प्रारंभ से ही, प्राइमरी एजुकेशन से। और तीसरे के अंदर जो है, मैंने जैसा कहा कि समाज के अंदर आज हस्ती पर हैसियत हावी हो गई है। मैं क्या हूं इसका मूल्य नहीं है, मेरे पास क्या है, ऐसे के अंदर हर व्यक्ति एहन केन प्रकारेण उस दौड़ में लगता है। जबकि हमारे यहाँ उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई थी, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। अभी आपने कहा कि अध्यात्म कैसे बदलाव ला सकता है, मैं उस विषय पर आ रहा हूं। धर्म का अर्थ और काम से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि जहां पर धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ होती है, वहां पर विकृतियां पनपती है, वहां लोभ पनपता है, वहां लालच पनपता है, और वहीं से जाकर के इस प्रकार की समाज के अंदर बुराइयां अग्रसर होती है। आज अपेक्षा इस बात की है कि संतुलित विकास समाज के अंदर अर्थ काम धर्म और मोक्ष, जब चारों के बीच में संतुलन होता है तब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, तब स्वस्थ समाज की संरचना होती है। हमारे भीतर 3 प्रकार की चेतना है, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। अपेक्षा है कि हमारा स्वार्थ विगलित हो, और जब स्वार्थ विगलित नहीं होता है तो परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। मैं समझता हूं आप मैथिली जी या मैथिली शरण गुप्त जी, आप इसलिए ये काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके भीतर स्वार्थ की चेतना लुप्त हुई है। वरना तो स्थिति वो होती है, एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं वो राकेश को भेज रहा हूँ 5 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अरे इसने कहा अरे जो मैंने 5 लाख रुपए दिए थे ना, वो राकेश को भेज रहा हूँ दे देना। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अब मोबाइल का जमाना था नहीं, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा अरे आवाज तो साफ सुनाई दे रही है। वो 5 लाख रुपए मांग रहे, बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जब भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तब क्राइम फ्री भारत की बात सुनाई और दिखाई नहीं देती है। तो अपेक्षा इस बात की, मैं फिर से कहूंगा, प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन से बदलाव लाने की जरूरत है आज। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को, एजुकेशन मंत्रालय से कहना चाहूंगा, अगर ऐसा हमने किया तो हिंसा और आतंक का भी जड़ में जाकर के समाधान हो सकता है, अपराध का समाधान हो सकता है। तो हमें कई स्तरों पर कार्य करना होगा। एजुकेशन में हम बदलाव लाएं, अभियान चलाएं स्कूल कॉलेज के अंदर, और एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए लोभ की चेतना पर प्रहार करें। हस्ती पर जो हैसियत हावी हो रही है, समाज में अच्छे लोगों का मूल्यांकन हो, उन्हें अच्छा स्थान मिले, तभी जाकर के दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आचार्य जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि चूंकि ये वीडियोस भारत शासन के पास भी पहुंच रहे हैं तो बात उन तक पहुंचेगी। और मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। इस मुद्दे पे निश्चित तौर पर वो कदम उठाएंगे, और न केवल एजुकेशन, बाकी जो सामूल और आमूल चूल व्यवस्था है उसमें क्राइम फ्री भारत के विजन के हिसाब से काम करेंगे। और उसमें जो है न केवल क्राइम फ्री भारत होगा, बल्कि आम जन की जो आय के स्रोत हैं उनमें बहुत फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। और उनकी जो आय है वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, एंड इंडिया वुड बी ए वेरी वेल्दी कंट्री। इसके साथ ही भारत शासन को भी और राज्यों को इतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा कि वो डेवलपमेंटल नीड के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। तो वो जो है, ये दिस विल बिकम ए फंड रेजिंग मिशन फॉर डेवलपमेंट आल्सो। सामान्य तौर पे हम लोग महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बहुत बात करते हैं, और लेकिन हम चारों तरफ जो वातावरण दे रहे हैं वो वातावरण बहुत भयानक है, खतरनाक है। वो महिलाओं के प्रति अपराध को जो है वो जनक है।
आप चाहे जो है ना सीरियल्स को देख लीजिए, चाहे आप मूवीज को देख लीजिए, आप जो है इंटरनेट और उस पर जो है ना साइबर स्पेस को देखिए, पोर्नोग्राफिक से लेके इतने सारे प्रोवोकेटिव चीजें जो है ना अवेलेबल हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को और बाकी लोगों का जो दिमाग की जो जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, जिससे महिलाओं के प्रति जो है अपराधों में बढ़ोतरी होती है। मेरा इसमें सवाल है कि क्राइम फ्री भारत जो है वो महिलाओं के अपराध रोकने के साथ साथ जो है महिलाओं को सम्मान देने वाली बात करे। आप ये देखिए, वैदिक समय में महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं का सम्मान जो है पुरुषों से ऊपर था। चाहे अपन कहें तो कृष्ण राधा नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण कहा जाता है। राम सीता नहीं कहा जाता, सीता राम कहा जाता है। आप पहले देखिए उसमें हवनों में, उसमें जो स्त्री है उसको सम्मानजनक और बहुत ही कहना चाहिए कि उसको अग्रणी स्थान दिया गया था। और ये बात कही गई है अपने शस्त्र शास्त्रों में कि जहां जिस स्थान पर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, जहां वहां पर जो है लक्ष्मी विराजमान नहीं होती, वहां लक्ष्मी नहीं पहुंचती है। तो ये जो संदेश है वो नहीं पहुंचने के कारण हम जो अभी नेगेटिव डायमेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें नेगेटिव डायमेंशन को तो डिमोलिश कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, लेकिन हमें उसके साथ साथ नारी सम्मान की जो पॉजिटिव डायमेंशन है, राम जो है रानी जो नारी में जो हम यदि दुर्गा के 9 स्वरूप को देखें और वो 9 रूप में जो गुण हैं, उन गुण का जो है ना फायदा भारत को मिले और विश्व को मिले, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। तो आचार्य जी इस विषय में कि नारी को हम कैसे जो है हर तरीके के अपराधों से ही केवल मुक्त ना करें, बल्कि नारी को हम वो समाज में आदर का स्थान दिलाएं, प्रथम स्थान दिलाएं, जिससे कि जो है जो एक कहते हैं कि भारत में और विश्व में एक संपन्नता का माहौल बने। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और बात फिर से वहीं पर आ जाती है कि ये जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसका कारण वही है कि सब कुछ हो रहा है, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट जब तक ये क्रम शिक्षा के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए अपेक्षा है मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इस क्रम को मानसिक विकास और भावात्मक विकास, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ ये क्रम जब बनेगा तब जाकर के सर्वांगीण समस्या का समाधान हो पाएगा। वरना क्योंकि एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, संध्या का समय, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि गाड़ी की लाइट ही नहीं है, तो गाड़ी को रोकने की कहा, भैया कि गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे, उसके तो लाइट ही नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो और जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। मुझे याद आता है इब्राहिम लिंकन ने एक पत्र लिखा था अध्यापक को कि आप मेरे बच्चे को गणित पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, खगोल पढ़ाएंगे, किंतु मैं चाहता हूं बच्चे को आप वो भी कुछ ऐसा पढ़ाएं कि जीवन में जब उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना है, तब संतुलन कैसे रखना है, तब मानसिक बैलेंस कैसे रखना है। और ये सारा का सारा आता है मानसिक विकास से, भावात्मक विकास से। इसलिए सर्वांगीण और संतुलित विकास के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। दूसरे में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर कितना बालक बालिका जन्म दर में अंतर आ गया है ना। और जो बच्चे अभी 25-30 वर्ष के हैं, ये जो पिछली जनसंख्या के जो आंकड़े थे, आप कल्पना कीजिए कि वो बच्चे जब 25-30 वर्ष के होंगे, मैं फिर से कहना चाहता हूं समाज में अराजकता पैदा हो सकती है, नैतिक चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा। इसलिए केवल कन्या भ्रूण हत्या इतना ही नहीं है कि बहू कहां से लाएंगे, विषय इससे और अधिक गहरा है। इसलिए अपेक्षा है इस, और ये समस्या केवल की एक जाति, धर्म या क्षेत्र की नहीं है। इसलिए मैं तो क्राइम फ्री भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं धर्म गुरुओं को आह्वान करना चाहता हूं,
सामाजिक संगठनों को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के अपने देश को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं, क्राइम फ्री बनाएं, और उसके लिए हम मिलजुल करके आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। मैं समझता हूं अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का ही अभियान नहीं है, ये पूरे भारत का अभियान है, ये समाज के लिए अभियान है। तो आइए बंधुओं, सभी साथ जुड़िए। मेरा आह्वान है धर्म गुरुओं को, सामाजिक संगठनों को, और ऐसा करके ही हम हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ समाज की संरचना कर सकते हैं, क्राइम फ्री भारत, अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं। जी जी, आपके शुभ वचनों से का जरूर जो है आम जनता पे बहुत असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत जो है नागरिक इस आपकी बात से प्रेरित होके आगे आएंगे, वो क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात है इस मिशन से में जुड़ेंगे और इस मिशन से लाभान्वित होंगे। और इसमें जैसा आपने कहा है कि सभी धर्म गुरु भी जुड़े, क्योंकि देखा जाए तो हम दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही मंजिल पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। तो इस रास्ते में हमें साथ में मिलकर यदि हम काम करेंगे तो हम वो ऊर्जा पैदा कर पाएंगे जिस ऊर्जा की जरूरत है। बिना ऊर्जा और के जी मैंने धर्मगुरुओं को आह्वान इसलिए किया क्योंकि हमारे भारत के अंदर आप भी जानते हैं प्रतिदिन लाखों लाखों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं धर्मगुरु अपने पास में आने वाले लोगों का सही मार्गदर्शन करे तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है। इसलिए मैं फिर से बार बार इस बात का आह्वान कर रहा हूं। और मैंने पिछले वर्षों जब अभी आपने प्रारंभ में मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैंने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को संबोधित किया, मैं वहां का प्रसंग बताऊं। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून जब मैंने 2015 की पार्लियामेंट साल्ट लेक सिटी में अमेरिका में संबोधित की, उन्होंने अपना जो संदेश दिया, और केवल यूएन सेक्रेटरी जनरल नहीं, अब तो जितने ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सबके समझ में ये बात आ चुकी है कि भारत में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो वो धर्मगुरुओं के माध्यम से लाया जा सकता है। आज भी हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग आस्थाशील है, श्रद्धावान है, राजनेताओं की बात माने या ना माने, पर धर्मगुरु ने जो बात कही वो बात मान लेते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी भूमिका धर्मगुरु निभा सकते हैं, और मैं समझता हूँ धर्मगुरुओं को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। देखिए, अभी प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपराध मुक्त भारत की बात करते हैं तो सहसा लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, वो उसकी हालत है। उसे लगता है कि हम थाने जाते हैं तो मेरी सुनवाई नहीं होती है, गुंडों की सुनवाई होती है, हम पीड़ित हैं, हमको जो है कहीं पे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, न्यायालयों में इतना सारा विलंब है। इस अवस्था में अपराध मुक्त भारत जैसी बात करना आदमी के गले नहीं उतरता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे इस मिशन, और इस मिशन में तो सभी डिलीवरेबल है, इसमें कोई फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है, इसमें तो डिलीवरेबल्स की बात हो रही है, इसमें तो मॉडल की बात हो रही है, इसमें तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और इसमें कोई भी व्यक्ति, हम तो सभी तरीके के टेक्नोक्रेट्स को बुला रहे हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, जो आपके साइबर एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। आज तक मुझे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि साहब इसमें ये कमी है इसलिए ये नहीं हो सकता है। एवरीबडी इज सेइंग कि जो आप कह रहे हैं इट इज एब्सोल्युटली डूएबल, बट धीमे से वो ये कहते हैं कि साहब ये राजनेताओं को जो है ना मान्य नहीं होगा। तो आचार्य जी मुझे बताइए कि जो चीज जनहित में है, जो चीज राष्ट्रहित में है, जिससे कि जन का भला होने वाला है, जिससे कि लोगों की जो है बीमारियां, इलिटरेसी,
नारी को सम्मान भी मिलेगा, मिल्क रिच भारत होगा, ग्रीन हर्बल भारत होगा, बीमारियों से दूरी होगी, एक हेल्दी लिविंग होगी। ऐसे अच्छे भारत की राजनीतिक ग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाए, इस बारे में देखिए आप थोड़ा सा क्राइम फ्री भारत मैथिली मिशन का शर्मा मार्गदर्शन जी, करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक है तात्कालिक प्रयास और एक है दीर्घकालीन प्रयास, दोनों स्तरों पे काम करने की जरूरत है। नहीं, कुछ कठिनाइयां हैं, जैसे हमारे देश में आबादी का इतना बड़ा विस्फोट है कि हम जो भी लोक कल्याणकारी योजना लेके आते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। तो इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। आबादी का अब इसके दो पहलू हैं, एक ये है कि भला जिस करोड़ देश के पास 130 करोड़ ये माथे हो, है 260 करोड़ ये हाथ हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है। तो मानव संसाधन का बेहतर उपयोग, जो पैदा हो गए वो तो हो गए, किंतु आबादी के विस्फोट को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर भी दूरगामी निर्णय लेने की जरूरत है। और दूसरी बात जो आपने कही है राजनेताओं की, ये पतन मूल्यों का केवल राजनीति में ही नहीं आया है। ये ठीक है कि उनके पास पावर है तो वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास थोड़ा है पावर वो थोड़े लेवल पे करता है। मूल अच्छे व्यक्ति का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए दूरगामी दृष्टि से प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन से बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरे में समाज में अच्छे लोगों को, चरित्रवान लोगों को महत्व मिले। और मैंने जब धर्मगुरुओं की बात करता हूं तो मेरा केवल ये बाना पहने हुआ धर्मगुरु ही नहीं है। धर्म के देखिए तीन आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। आज धर्म की भी कठिनाई क्या है, केवल उपासना को ही धर्म मान लिया गया। मंदिर में गए, घंटा बजाया, प्रभु हमारे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और सोचते हैं आज के सारे पाप साफ और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए या डुबकी लगाई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु मेरा ये कहना है आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता। तो हमारा दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, जो मैंने वैल्यू एजुकेशन की बात कही। और तीसरा है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है तब स्व और पर के भेद की भेद रेखा मिट जाती है, वेद विज्ञान की अनुभूति होती है। आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़े, धर्म को समाज सेवा से जोड़े, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। और ऐसा करेंगे धर्म गुरु तो धर्म का तेजस्वी स्वरूप भी समाज में दिखाई देगा, उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो अनेक स्तरों पर काम करने की जरूरत है। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः आपको चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत एनजीओ जो आप चला रहे हैं, मैं पुनः आपको बधाई और साधुवाद देता हूं। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर के इस अभियान में सहयोगी बनकर के इसको आगे ले जाएंगे और हमारा देश जो है फिर से विश्व गुरु बने, उस दिशा के अंदर प्रयास करेंगे। और हम सब मिलकर के जब प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता है, और खासकर मैं युवाओं से मुझे बहुत आशा है, हमारा युवा वर्ग जो है और हमारी भारत की इतनी बड़ी आबादी युवाओं की है, युवा वर्ग बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिक व्यवस्था है, इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बच्चों की भी बात सुनते हैं, उन तक जो भी आवाज़ पहुंचती है उस पर वो बहुत जल्दी विचारण करते हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो बहुत आमूल चूल परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कानून बदलने के लिए क्या कानून में बदलाव होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। पुलिस की फॉरेंसिक के लिए, पुलिस के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है और पुलिस को एक एज ए प्रोफेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है। पहले पुलिस के प्रति नजरिया था कि वो जो है फोर्थ क्लास, पुलिस कांस्टेबल को फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास माना जाता था, उसको जो है दे वर ट्रीटेड लाइक ए वेरी लोअर। जबकि देखा जाए तो पुलिस ऑफिसर जो है वो इतने बड़े बड़े चीजों को हैंडल करता है कि उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई हो नहीं सकता है।
तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने डीजी पुलिस रिफॉर्म की हैसियत से एक डिओ लेटर लिखा था कि ये हमारी योजना है और हम इस तरीके से क्राइम फ्री भारत बना सकते हैं, मुझे आपके अमूल्य 15 मिनट चाहिए। और ये डिओ लेटर मैंने उनके पर्सनल सेक्रेटरी को लिख के भेजा था, जो 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। मुझे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अभी लगभग 1.5 साल उसको हो गया है, और मुझे लग रहा था कि जरूर मुझे कोई ना कोई कॉल जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आएगा। फिर हमने उनके जो ऐप में भी अपने कई बार हमने पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट के साथ उनके लिए अप्लाई किया, और मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब उसके ऊपर कोई फॉलो अप लेटर मिलता है और उसमें कहा जाता है कि साहब इनका ग्रेवेंस सुना जाए। मेरा कोई ग्रेवेंस नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा पूरा प्लान है जिसके ऊपर 54 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, 12 जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुई हैं, और अभी बहुत सारे फ्रीलांस बच्चे जो है वो हमसे जुड़ के बहुत सारे मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बड़ी तरीके से विकसित हो रही है। लेकिन आचार्य जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि मैथिली शरण गुप्त एक प्राणी है, छोटे से प्राणी है, और इतना बड़ा मिशन क्राइम फ्री भारत जो है उसे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय जो है ना गृह मंत्री अमित शाह जी की, और सभी जो है ना मुख्यमंत्रियों की और सभी राज्य के गृह मंत्रियों की जो है ना उसे आशीर्वाद, उसे ब्लेसिंग चाहिए। और आई वांट टू हैव ए ओपन डायलॉग विद देम। यदि उनको कोई रिजर्वेशन है तो हम उसके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यदि कोई रिजर्वेशन है। और इसके लिए हमने एक कानून का भी एक ड्राफ्ट बनाया है जिसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और हमने एक इसके लिए संक्षेपिका बनाई है जो कि हमने बहुत सारे राज्यों को भी भेजी है, और हमने उसमें उनको लिखा है कि एक मॉडल है, और इस मॉडल के तहत आप जो है नेशनल और स्टेट पुलिस एडवाइजर बनाइए और उनको एक कैबिनेट रैंक दीजिए, और जिससे कि जो है ब्यूरोक्रेटिक विरोध जो है इतने बड़े अभियान को, इतने बड़े काम को, जिसमें कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा, और एक बेसिकली धीरे धीरे हम एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर पाएंगे, हम लोगों के स्वभाव और चरित्र को भी प्रभावित कर पाएंगे, इतनी प्रभावी व्यवस्था है। तो कैसे ये बात जो है माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास पहुंचाई जाए, कैसे नेशनल और स्टेट पुलिस एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बनाए जाए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर, अभी जैसे पंजाब में एक हमारे ही बैचमेट को जो है प्रिंसिपल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक बनाया है, ऐसी ही जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो ब्यूरोक्रेटिक हसल्स है उसमें इतना बड़ा जो है अभियान कहीं ना कहीं फंस जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये फंसे। तो कैसे ये बात जो है जन जन तक पहुंचाई जाए, कैसे जनता को भरोसा दिलाया जाए जो कि दूध से जला है और छाछ को भी फूक फूक के पी रहा है, कैसे राजनेताओं को भरोसा दिलाया जाए कि ये क्राइम फ्री भारत अभियान नहीं है, इसके अंदर 16 और अभियान है जो कि इस देश के फेस एंड फेट को बदल देगा, जो कि प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन के सपने को साकार कर सकता है। मैंने तो कहा है ये 5 ट्रिलियन जैसे जो है ना बढ़ के 15 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है। और हम मैं जो कोशिश है करूंगा कि उन तक आपकी बात पहुंचे और जो है इस अभियान को बल मिले। मैं आचार्य जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप शासन को, राष्ट्रीय शासन को, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राज्य शासनों को और आम जनता को एक कोई ऐसा पावरफुल संदेश दीजिए कि जो क्राइम फ्री भारत का जो स्वप्न है, जिसमें कि बहुत सारे इंजन्स लगाए गए हैं, उसमें एक इंजन है टेक्नोलॉजी का, दूसरा इंजन है 137 करोड़ लोगों को जोड़ने का, तीसरा उसमें इंजन है एक्सपर्ट्स को पैदा करने का और एक्सपर्ट्स का रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन में योगदान पैदा करने का, चौथा उसका इंजन है कि कोर्ट को बहुत ज्यादा जो है मदद करके और एक ऐसा मॉडल पैदा करने का जिससे कि 3.18 करोड़ जो केसेस पेंडिंग हैं
उनको हम 1 साल या 2 साल की समय सीमा में विदाउट कॉजिंग मच जो है बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको एक इनोवेटिव सोच के तहत उसको डिसॉल्व किया जाए, ऐसा जो है इसमें प्रावधान है। तो इतनी पावरफुल चीज जो है वो जन जन तक पहुंचे, एनजीओ तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे। और जो हम बात कर रहे हैं बहुत छोटी बात कर रहे हैं कि एक आध पोस्ट इधर उधर क्रिएट करके एक मजबूत ढांचा खड़ा किया जाए। और हम तो यहां तक कहने के लिए तैयार हैं कि मैं एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हूं, यदि जो है मैं 2 साल में इस स्वप्न को यथार्थ में कन्वर्ट ना कर पाऊं, तो जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसमें थोड़ा बहुत होगा, वैसे तो ज्यादा एक्सपेंडिचर इसमें है ही नहीं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड एक्सपेंडिचर फ्री प्लान और रेवेन्यू जनरेशन प्लान भी है उसमें। तो उसको उसको ऐसे पावरफुल सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल्स का सपोर्ट और आम जनता का सपोर्ट मिले। जो अभी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप कितने हद तक सहमत होंगे कि नहीं होंगे, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस देश का ज्यादा बुरा कर रहे हैं। उनकी स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, इंटेलेक्चुअलिज्म ही इस देश की बर्बादी का कारण है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो पैनापन नहीं है, वो सोच और वो विजन नहीं है, वो कन्विंसिंग पावर नहीं है, वो किसी ना किसी गुट, किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करने लग गए हैं। देश हित जो है व्यवस्था से विलोपित हो जा रहा है। तो आपके आशीर्वचन से वो कैसे संभव हो कि फिर से जो है ये चीज व्यवस्था में आए, अच्छे लोगों की सोच, इंटेलेक्चुअल लोग जो है सूडो इंटेलेक्चुअल की बजाय रियल इंटेलेक्चुअल बने, विजनरी बने और एक क्राइम फ्री भारत, श्रेष्ठ समृद्ध भारत के निर्माण में जो है भूमिका निभाए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत हो, सो केवल आत्मनिर्भर ही ना हो, वो श्रेष्ठ भी हो, समृद्ध भी हो, खुशहाल भी हो, स्वस्थ भी हो और पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी भी हो। बिल्कुल ठीक है। अभी 6 बज गए, आज का समय संपन्न हुआ, फिर हम कभी बात करेंगे। ओम। अभी अपने पास 8 मिनट का समय है, इसमें आप जो है ना अपने अंतिम जो है अपील, अंतिम जो है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जिससे कि जो संदेश है वो जो डिफरेंट सेगमेंट मैंने कहे, गवर्नमेंट है, एक राजनीतिक है, देन इंटेलेक्चुअल है एंड देन पब्लिक है। तो इन सभी को लिए आपका जो एक एक बिल्कुल आपकी तरफ से एक कमांड कहा जाए, एक संदेश कहा जाए, एक अपील कही जाए, वो मुझे लगता है कि इस सेशन के खत्म होने के पहले उन तक इसके पहुंचेगी तो लिए इसका लाभ। हाँ, इसके लिए मुझे लगता है हर वर्ग के लिए हमें कार्यक्रम बनाना होगा, जैसे क्राइम फ्री भारत, फॉर यूथ, फॉर वुमन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर टीचर्स, सभी अलग अलग वर्गों के लिए। क्योंकि देखिए हर वर्ग की अपनी प्रॉब्लम है, तो उनका अलग से सॉल्यूशन की दिशा से, तो इसके लिए विस्तार से कार्य करने की जरूरत है। और इतना बड़ा देश है जहां पर 130 करोड़ से अधिक की आबादी है, और ऐसे में क्योंकि इनमें बदलाव बहुत जरूरी है। आज बाहरी देशों में जब हम जाते हैं, वहां जब देखते हैं तो मन में आता है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है 4 ऐसी चीजें हैं सन, जिसे मैं कहा करता हूं, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, करप्शन और देन डिसिप्लिन। अगर इन 4 चीजों में बदलाव आ जाए तो भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे विश्व की तमाम संस्कृतियों में, मुझे कहने में कोई अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उसमें कुछ ऐसे गुण लग गए हैं दीमक की तरह, जिसमें पॉल्यूशन भी एक है, करप्शन भी एक है, पॉपुलेशन भी एक है और अनुशासनहीनता भी एक है। वहां जब हर व्यक्ति लाइन में चलता है तो यहाँ क्या कठिनाई है। तो इसके लिए बुनियादी स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। और जब दोनों मिलकर के प्रशासन का सुधार, ये प्रशासन का काम है, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति का सुधार, हृदय परिवर्तन, ये काम स्पिरिचुअल अध्यात्म का है। और मैं समझता हूं
ये दोनों शक्तियां अगर मिल जाए और मिलकर के काम करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और उसके लिए प्रयास मेरा रहेगा कि सभी इस बात को सुने और सभी तक ये बात पहुंचे और इस अभियान से जुड़े, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हैं ये कोई आप केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो अपना समय भी लगा रहे हैं, श्रम भी लगा रहे हैं, ऊर्जा भी लगा रहे हैं। मूल तड़प एक ही है कि हमारा समाज अच्छे कैसे बने, हमारा देश अच्छा कैसे बने, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे बने। तो बिल्कुल लिखा भी है इसके अंदर, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर और अपराध मुक्त भारत का निर्माण। तो मुझे लगता है कि मिलकर के सभी जब प्रयास करेंगे, लेकिन केवल इसके लिए बातें नहीं, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे। और उसमें लगने के लिए जो अलग अलग आयाम है जिसकी आज बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, कैसे एजुकेशन में बदलाव आए और वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे समाज के मापदंड बदले, है ना, समाज के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों युक्त व्यक्तियों को कैसे महत्व मिले, और कैसे जो है अर्थ और काम के पीछे जो अंधी दौड़ के साथ साथ धर्म और मोक्ष संतुलित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और ऐसा करके अन्याय न हो, सही समय पर न्याय मिले, उसके लिए भी प्रयास करें। और एक बड़ी बात है, वो है अभाव, गरीबी। उस गरीबी और अभाव को मिटाने के लिए भी सभी को समवेत रूप से अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और बदलाव जब आएगा, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति व्यक्ति का सुधार, हृदय परिवर्तन के द्वारा ये काम अध्यात्म निभाए, और प्रशासन में सुधार का काम जो है वो सरकार और प्रशासन निभाए, और दोनों मिलकर के काम करें, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ओम अर्हत। आचार्य जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और क्राइम फ्री भारत मिशन को अपने सद्वचनों से, अपने आशीर्वाद से जो है दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपके माध्यम से मैं अन्य जो है गुरुओं से, अन्य आचार्यों से, अन्य जो है सभी स्पिरिचुअल संगठन से भी हम ये अपील करना चाहेंगे कि क्राइम फ्री भारत जो है वो एक भौतिक पहलू है, वो एक तकनीकी पहलू है, लेकिन जो अंतिम जो है, जो लक्ष्य है, वो दोनों का एक है। तो आओ जो है ना, क्राइम फ्री भारत मिशन और स्पिरिचुअल मिशन आपस में जुड़कर वो जनचेतना पैदा करें, वो जिससे कि ये जमीन पर अवतरित हो, इसका लाभ जो है हर व्यक्ति को मिले, जन जन को मिले। और जो मुख्य चीजें हैं, जो लिटरेसी है, या जो या कहना चाहिए कि पॉवर्टी है, तो उससे जो है ना मुक्ति मिले। हर कोई जो है इस विश्व में आया है, तो इस विश्व में आने का जो है ना उसे आनंद मिले। हम जो है आपके आशीर्वाद से, मुझे विश्वास है कि जरूर ही जो है एक साल से 2 साल में अपने रूप में निश्चित रूप से अवतरित होगा। मुझे ये विश्वास है कि आपकी बात से जो है बहुत सारी राज्य सरकारें चेतन होंगी, राष्ट्रीय सरकार भी चेतन होगी। हमारी आवाज आपके माध्यम से जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को पहुंचेगी। और ऐसे बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया है, चाहे वो जो है आदित्यनाथ जी हों, चाहे आपके नीतीश जी हों, तो चाहे जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, तो साउथ के भी बहुत सारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा जो है उन्होंने स्थापित किया है कि वो जनहित में कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन को वो अपनाए। इसके लिए नेशनल और स्टेट पुलिस एडवाइजर उसको कैबिनेट रैंक के साथ जो है पैदा करें, जिससे कि जो व्यवहारिक अड़चने हैं
उन अड़चनों को से जो है ना जो खामियाजा ना रहे, उसके कारण व्यवधान पैदा ना हो, और क्राइम फ्री भारत मिशन से जो ढेर सारा रेवेन्यू पैदा होने वाला है, उस रेवेन्यू ठीक से जो है ना इस देश का विकास हो, आम जनता का भला हो। इस प्रार्थना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ, आपके जो है स्नेह की आकांक्षा करता हूँ, और चाहूंगा कि आपकी ओर से एक वीडियो अपील यदि आम पब्लिक को अलग से आप जारी करेंगे तो वो जो है इस मिशन को आगे बढ़ाने में बिल्कुल बहुत करेंगे, हितकारी बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से बहुत बहुत करेंगे। सहायक होगी। और यही यही आपने आह्वान किया संतों से जुड़ने के लिए। मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती तो आज से जुड़ गई, और मैं हर समय मैं स्वयं उपलब्ध रहूंगा। और जुड़ने के लिए आप मेरे ट्विटर @मुनि_लोकेश से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है अहिंसा विश्व भारती, www.ahimsaviswbharati, जुड़ सकते हैं। और हम कभी कोरोना काल के बाद में मिलकर के भी बात करेंगे, एक ऐसी संगोष्ठी जिसमें कई धर्मगुरुओं को एक साथ, धर्म के क्षेत्र के लोग हो, समाज सेवी हो, शिक्षा शास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, प्रशासन के लोग हो, बैठ करके इस विषय पर जो है बड़े स्तर पर चिंतन करके और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, और आपके आशीर्वचनों के अनुरूप जो है मैं जनता से भी समर्थन की अपेक्षा करता हूं। आओ जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मिशन का हिस्सा बने, और हम लोग मिलकर इस देश को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाएं और अपराध मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।